बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर कि अब 2000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। सही सुना आपने, 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए हैं और अब 2000 के नोट को आप बैंक में डाल सकते हैं या 23 मई से 30 सितंबर तक आप इन्हें बैंक से बदलवा भी सकते हैं। ये और तमाम अन्य खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा पर जापान के हिरोशिमा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हिरोशिमा में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। कहा इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे में G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति अहम। द्विपक्षीय बैठकों में होगी अहम चर्चा। हिरोशिमा में G7 के सम्मेलन में पहले दिन 3 सत्रों में चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों पर हुई बात। साझा बयान में G7 ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ हम एक साथ। G7 के भागीदार देश के रूप में पीएम मोदी भी 3 औपचारिक सत्रों में लेंगे हिस्सा। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बाजार से वापस लेने का किया फैसला। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट रहेंगे वैध। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। विदेशों में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर बड़ा फैसला। आरबीआई ने कहा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए 7 लाख तक के सालाना भुगतान पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर लगाई फिलहाल रोक। कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ विचार विमर्श कर शिवलिंग की आयु तय करने के लिए वैकल्पिक तरीके पर विचार करेगी। हिंडनबर्ग अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट। कहा, अभी भी स्टेज पर सेबी की सफाई और उपलब्ध डेटा के आधार पर नहीं दिख रही सेबी की विफलता। इस तरह की सभी जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने पर दिया जोर। रक्षा उत्पादन के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची छलांग। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% का इजाफा। निजी रक्षा उद्योगों से आंकड़े प्राप्त होने के बाद इसके और अधिक होने की संभावना। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में फिर हुआ इजाफा। 12 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.55 अरब डॉलर से उछलकर 599.52 अरब डॉलर तक पहुंचा। तो ये देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए। वे जापान पहुंच चुके हैं, जहां G7 की बैठक में और क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। जापान में पीएम मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जापान में पीएम की द्विपक्षीय बैठकें भी होनी हैं और जापान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पपुआ न्यू गिनी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। 3 देशों के दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं। जापान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जापान में भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी जी को सब लोग यहाँ जो इंडियन हैं काफ़ी लोग पसंद करते हैं और हमारा सौभाग्य है जो हिरोशिमा में G7 में यहाँ मिले हैं, जो उन्हें हम देखने की, उनके दर्शन करने के अभिलाषी यानी कि काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि उनके दर्शन हो जाए। बोलना चाहूँगा कि मोदी जी का एक पर्सनल ऑरा है यहाँ जापान में और एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद हमें इनवाइट किया गया है। काफ़ी कंट्रीज़ को ऐसा चांस नहीं मिलता है कि उनकी पर्सोना है इंडिया का जो
ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, उसका जो स्टेटस है इन द वर्ल्ड, ये उसको रिफ्लेक्शन करता है और वेरी वेरी हैप्पी और इट्स अ प्राउड मोमेंट। जापान में पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम जापान में न केवल G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे बल्कि क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। जापान रवाना होने से पहले अपने बयान में पीएम ने कहा, हाल में ही भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री किशिदा से फिर भेंट होना प्रसन्नता की बात होगी। क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसे देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित भागीदार देशों के साथ विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने से संबंधित विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक हूँ। इसके अलावा मैं हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा। प्रधानमंत्री की जापान की यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी जापान आते हैं तो लोगों में उत्साह रहता है। तो इसलिए उत्साह रहता है कि उनका जो काम करने का तौर तरीका है, सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब चीज हम लोग का एक दिल में खपता है। यहाँ भी इतना खुशी होते जो कि कोई नहीं जानते थे। हमारे पीएम साहब पहले आते थे, अभी पीएम साहब आ रहे हैं, पूरे जानते हैं। मोदी साहब मतलब जीव बोलते हैं, मोदी साहब। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मॉरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप देश शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोवा, सोलोमन प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि थर्ड फिपिक समिट, तीसरा फिपिक समिट बोलते हैं द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। दैट समिट है, उस मल्टीलैटरल समिट है, उसमें 14 देश उसमें मौजूद हैं। हमारा रिश्ते हैं पैसिफिक आइलैंड के साथ, हर एक बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली टू दिस फिपिक, तो आगे बढ़ जाए। एंड इसलिए ये विजिट है काफी ऐतिहासिक विजिट है। विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा, पापुआ न्यू गिनी की यह मेरी पहली यात्रा होगी। इसके साथ ही यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा भी होगी। मैं 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करूंगा। मैं आभारी हूं कि सभी 14 प्रशांत द्वीप के देशों PIC ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया है। FIPIC का गठन साल 2014 में मेरी फिजी यात्रा के दौरान किया गया था और मैं PIC नेताओं के साथ हमें एक मंच पर लाने वाले मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन व सतत विकास, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण, स्वास्थ्य व कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। FIPIC में सम्मिलित होने के अलावा मैं पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडी, प्रधानमंत्री मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले PIC के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बारे में बयान में कहा, इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के निमंत्रण पर सिडनी की यात्रा पर रहूंगा। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुए पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर आगे की कार्रवाई करने का अवसर होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में CEO और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी बैठक करूंगा और सिडनी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय से भी मिलूंगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का 3 देशों का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह और पापुआ न्यू गिनी से शुभेंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंच चुके हैं और हिरोशिमा में 3 दिन के G7 शिखर सम्मेलन की आज औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और इस सम्मेलन में कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्रों में कल हिस्सा लेंगे और आज जो सत्र आयोजित किए गए हैं उनमें नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज विषय में प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार पर चर्चा की, तो वहीं एक दूसरे सत्र में G7 के नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया और एक साझा बयान भी जारी किया गया जिसमें यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी रखने और रूस पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। विश्व युद्ध के दौरान मानवता को कलंकित करने वाले घृणित कृत्यों का शिकार होने वाला जापान का शहर हिरोशिमा। दुनिया एक बार फिर युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है और विरासत में मिले अपार दुख दर्द वाला यह शहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के संगठन G7 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया को ऐसी आपदा से बचाने की उम्मीद के बीच 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। सम्मेलन के पहले सत्र में नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज पर चर्चा की। इस दौरान प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और विनियमन करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर फूमियो किशिदा ने कहा कि दुनिया इस समय रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में हम हिरोशिमा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इनके समाधान पर जोर दे रहे हैं। दुनिया जलवायु संकट, महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जैसे कई संकटों का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों में G7 को और प्रभावी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान देना चाहिए और दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। वहीं दूसरे सत्र में G7 नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के संबंध में खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। नेताओं ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। रूस की आक्रामकता के कारण पिछले 15 महीने में हजारों लोगों की जान गई है। साथ ही साथ यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। बयान में रूस की अवैध कार्रवाइयों के प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेताओं ने साथ ही जोर दिया कि रूस अपनी ओर से जारी युद्ध को तुरंत और पूरी तरह से और बिना शर्त के रोक दे और अपने सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों को वापस बुला ले। बयान में रूस द्वारा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गैर जिम्मेदाराना जब्ती और सैन्यीकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा G7 नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में यूक्रेन युद्ध 1 है। यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को रोकने की आर्थिक प्रतिबंध समेत दूसरे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उस हद तक नहीं दिखाई दिया जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब रूस पर और नकेल कसने की तैयारी हो रही है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के हीरे सहित कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है। सम्मेलन से इतर G7 के यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक गोल में चर्चा की। बैठक के दौरान यूक्रेन में जारी रूस हमले पर चिंता जताई गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेंगे, जिनके विषय बहुसंख्यक संकटों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करें, अनुकूल और सतत गृह के लिए साझा प्रयास और शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर है। प्रधानमंत्री इसके अलावा क्वाड नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे G7 के सदस्य देशों के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्प अर्पित कर परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी नेताओं ने पार्क में पौधे भी लगाए। वहीं आयोजन स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी दिखी। यह प्रदर्शनकारी वैश्विक नेताओं से विश्व शांति और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दूरी बनाने का आग्रह करते दिखे। मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।
तो G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हिरोशिमा में हो चुकी है। कई सत्र हो चुके हैं और कई सत्रों का आयोजन कल किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी भी इनमें शामिल होंगे। लेकिन आइए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये G7 है क्या। और अगर हम G7 की बात करें तो सिंपल टर्म्स में देखें तो G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7, 7 देश, यानी दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का ही ये एक समूह है। लेकिन इससे इतर अगर इसमें हम देशों की बात करते हैं तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। लेकिन साथ ही इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। पहले रूस भी शामिल था, G8 कहा जाता था, लेकिन अब रूस युद्ध के संघर्ष के चलते उसको अभी फिलहाल वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है। G7 की अगर हम अहमियत की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विश्व की 45% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 7 देश। साथ ही विश्व की 10% से अधिक जनसंख्या का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब जो हिरोशिमा में आयोजित किया जा रहा है वो 49वां G7 शिखर सम्मेलन है। इसमें क्या अहम मुद्दे रहेंगे रखेंगे आपके सामने? परमाणु निरस्तीकरण, और ये इसलिए भी अहम है कि हिरोशिमा में इसका आयोजन किया जा रहा है। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। तो वहीं जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, साथ ही खाद्य, स्वास्थ्य और विकास पर भी खास जोर है चर्चाओं में। इसके अलावा डिजिटाइजेशन, विज्ञान और तकनीक पर भी जोर दिया गया है विभिन्न सत्रों में। तो ये बड़े मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर यहां चर्चा की जा रही है। भारत का G7 में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत की बात करें तो भारत को एक भागीदार देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वे 2019 से लगातार अब चौथी बार इस G7 की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। G7 में और भी भागीदार देश हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जिनमें हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोरिया गणराज्य और कोमोरोस जो अफ्रीकन यूनियन का इस वक्त चेयर है, इंडोनेशिया, वियतनाम और कुक आइलैंड्स। ये भी देश हैं जो आमंत्रित देश हैं। तो ये तमाम विभिन्न देश हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट से हैं ये, जिनको इस बार आमंत्रित देशों के तौर पर आमंत्रित किया गया, भागीदार देश के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 आउटरीच सेशंस में भाग लेंगे और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिसमें पहला एक है जिसमें विभिन्न संकटों के समाधान के लिए मिलकर काम करना, और इसमें खाद्य, स्वास्थ्य, विकास और जेंडर से जुड़े जो मसले हैं उन पर चर्चा की जाएगी। जो एक और अहम सत्र है वो है लचीले और टिकाऊ ग्रह के लिए साझा प्रयास। इसमें जलवायु पर बात होगी, ऊर्जा पर बात होगी, पर्यावरण पर बात होगी, जो एग्जिस्टेंस पर के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण सत्र जिसमें पीएम भाग लेंगे वो है शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध दुनिया की ओर। तो ये 3 सत्र हैं, आउटरीच सेशंस हैं ये, जिनमें अन्य भागीदार देशों के साथ चर्चाएं होंगी। वहीं G7 की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ अहम बयान हमारे सामने आए हैं। जो निक्केई एशिया को जब प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार दिया जाने से पहले, तो उसमें कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने रखी, जिससे यह पता चलेगा कि इंडिया का एजेंडा क्या है। जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विश्व के सामने रखेंगे इस मंच पर। पीएम ने यह भी कहा है कि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसे देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम ने यह भी बोला है कि क्वाड और SCO में भारत की उपस्थिति विरोधात्मक नहीं है। एक सवाल के जवाब में पीएम ने इस बात को स्पष्ट किया है। वहीं पीएम ने यह भी बात रखी है कि ग्लोबल साउथ के एक सदस्य के रूप में किसी भी बहुपक्षीय मंच पर अलग अलग आवाजें, अलग अलग लोगों की आवाजों के बीच एक सेतु बनेगा भारत, जिसमें एक रचनात्मक और सकारात्मक योगदान करेगा भारत। और चीन और पाकिस्तान को लेकर भी इस साक्षात्कार में पीएम ने अपनी बात सामने रखी, जिसमें उन्होंने चीन को लेकर कहा है कि भारत चीन संबंधों का भविष्य का विकास केवल आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर पीएम ने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तो ये कुछ अहम बिंदु हमने आपके सामने रखे हैं। और भारत जब G7 के मंच पर उपस्थित होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सत्र में हिस्सा रखेंगे, तो जाहिर है कि भारत की बात, ग्लोबल साउथ की बात, एक विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु बनने का एक प्रयास भारत का भी यहां रहेगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण G7 में भारत की उपस्थिति पर करेंगे विशेष चर्चा। उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट।
चाचा। 안녕하세요, 쪽박토상 지저도. 양용 선저기 땅바. 옛날 딜라스 벤장 연구했는데 그 작당 일패저기 연구. हम बात करेंगे शख्सियतों की जिन्होंने हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी सहेजा और हस्तशिल्प कला को भी आगे बढ़ाया। 14वीं शताब्दी के बिदरी शिल्प को आगे बढ़ा रहे शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी, पश्चिम बंगाल के 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति राय, असम की सदियों पुरानी पारंपरिक मुखौटा की संस्कृति को संरक्षित करने वाले हेमचंद्र गोस्वामी, कश्मीर के पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य संतूर बनाने वाले संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जज और मीजो लोक संगीत और नृत्य को संरक्षित कर रही मीजो लोक गायिका केसी रनरेन संगी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब हम न्यूज नाइट में बात करेंगे G7 की और G7 के विशेष लेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह सीधे हिरोशिमा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो विशेष है वो है G7 में ग्लोबल साउथ की आवाज भारत। ये है हमारा आज का विशेष, G7 में ग्लोबल साउथ की आवाज भारत। इससे पहले कि अपने मेहमानों का परिचय करवाएं, सबसे पहले रुख करेंगे सीधे हिरोशिमा का, जहां से अमृतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं, परिचय उनका भी करवा देते हैं। अनिल कुमार त्रिगुनायत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जुड़ गए हैं जो सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से हैं। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। अमृतपाल, आज महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन हुआ। इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री के कल के सत्रों की बात करूं, आज की क्या बड़ी खबर, क्या ब्रेकिंग, क्योंकि ये खबर आ रही है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, G7 के नेता जब आज हिरोशिमा में मिले तो उनको उनका अलग अलग एजेंडा थे। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था, जो यूक्रेन में जंग चल रही है उसको लेकर उनमें विचार विमर्श हुआ। एसेंशियली निचोड़ ये था कि उन्होंने रशिया को ये आज की G7 समिट को यूटिलाइज किया रशिया को घेरने के लिए और प्रतिबंधों की बात की कि सैंक्शन लगाई जानी चाहिए। इसकी भूमिका पहले ही तैयार कर ली गई थी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूरोपीय देशों का दौरा करके आए। वहां आपको पता है कि यूरोपियन देशों ने कमिटमेंट की पैसे की और इक्विप करने की। ऑलरेडी वेस्ट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के देश जर्मनी इनको आर्म कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। फिर ये पहले आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की को ऑनलाइन एक संबोधन करना था, G7 इंटरैक्शन करना था G7 के नेताओं के साथ, पर फिर ये डिसाइड किया गया कि उनको पर्सनली इनविटेशन दिया जाए और वो अब यहाँ हिरोशिमा ट्रैवल कर रहे हैं। आज के अगर आप सारी आउटकम्स देखें, चाहे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि जी हमारा तो 77 ईयर ओल्ड नॉन यूज का ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। रशिया बड़ी रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहा है, बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने की न्यू स्टार्ट पॉलिसी को वो अंडरमाइन कर रहा है। तो ठीकरा रशिया के सिर पे फोड़ा गया। तो क्लियरली G7 ने आज का जो ओपनिंग डे था वो यूटिलाइज किया रशिया के खिलाफ डिसीजंस लेने के लिए और यूक्रेन के साथ अपनी सॉलिडेरिटी शो
करने के लिए। ममता जी, तो अमृतपाल, आज कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा सबसे हावी रहा, लेकिन अगर हम कल के सत्रों की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगे, तो ऐसे में कल के सत्र में क्या ये माना जा सकता है कि भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इन मायनों में कि ये देखा जा रहा है, खासतौर पर जापान ने जिस तरीके से आमंत्रित किया है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु और विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत वहां जा रहा है? जी हाँ, प्रधानमंत्री ने भारत से रवाना होने से पहले ये प्री डिपार्चर स्टेटमेंट में कहा कि मैं जो G20 की आवाज़ है वो वहाँ पर बुलंद करूँगा G7 में। आप जानती हैं कि G7 के जो देश हैं वो G20 का हिस्सा हैं, पर G20 उससे वाइडर है, एसेंशली जिसको आप प्रेफर करते हैं ग्लोबल साउथ, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जो एसेंशली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी आवाज प्रधानमंत्री इस फोरम पे बुलंद करेंगे। जो इंटरवेंशंस उनकी आउटरीच सेशंस में होंगी कि G7 को, अगर G7 क्योंकि बड़े ताकतवर देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पर साथ ही साथ उनकी आबादी आप देखें तो करीब दुनिया की आबादी में से सिर्फ 10% आबादी उनमें रहती है। बड़ी आबादी G7 के मुल्कों के बाहर रहती है, पर G7 क्योंकि ताकतवर देश हैं तो वो ग्लोबल एजेंडा सेट करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में उनका जिस तरह का वर्चस्व है, उससे जो डिसीजंस वो लेते हैं और पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारत ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करना चाहेगा, एक ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी नीड्स, उनकी प्रायोरिटीज जोरदार तरीके से इस मंच पे रखने की। दूसरा कि G7 और G20 के बीच में तालमेल बन पाए, खास करके उन मुद्दों पर जिन पे कन्वर्जेंसेस नहीं हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच में, क्लाइमेट पे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे, क्लाइमेट एक्चुअली ओवरऑल तो सब कहते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज अरेस्ट करना चाहिए, पर वो कैसे किया जाए उस पर उनके कॉन्टोर्स पर डिफरेंसेस हैं। तो अपने इन सेशंस में जब प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे तो इन मुद्दों को वो उठाने की संभावना है। डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है। फिर प्रधानमंत्री एक वर्किंग सेशन है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर या स्टेबल वर्ल्ड, उसमें प्रधानमंत्री में जो मुद्दे हैं किया जा रहा है। जी, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मायनों में इन सत्र में प्रधानमंत्री का होना बहुत महत्वपूर्ण। फिलहाल मैं अपने मेहमानों को भी बीच में चर्चा में लाना चाहूंगी। त्रिगुणायत जी, जब हम बात करते हैं भारत का G7 में होना, G7 में एक भागीदार देश के तौर पे होना, 2003 में जब पहली बार भारत को इस समूह में आमंत्रित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तब एक अलग भारत था, लेकिन तब से अब तक भारत बहुत विकास कर चुका है। इस वक्त भी G20 और SCO की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और ऐसे में G7 में भागीदार देश के तौर पर जाना भू राजनीति के लिहाज से भारत की भूमिका इस मंच पर इस बार कितनी महत्वपूर्ण, किन मायनों में महत्वपूर्ण? देखिए ममता जी, मेरा मानना यह है कि अब जो भारत एक तरह से G7+1 का एक हिस्सा हो गया है जी, और ये 10वीं बार भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें 4 बार तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ही हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को, और अब भी कर रहे हैं वहां पर। तो मेरा मानना यह है कि भारत आज की डेट में, चूंकि एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, और सबसे बड़ा मुल्क हो गया है दुनिया का पॉपुलेशन वाइज, सबसे बड़ा मार्केट बन रहा है, और सबसे ऊपर की बात यह है कि भारत आज की तारीख में एक प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी लेकर के आगे चल रहा है। उसके चलते ये जो G7 के ज्यादातर देश हैं ये ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जिस तरह का पॉलिसीज भारत कर रहा है इस वक्त, उन्हीं पॉलिसी के जरिए जो दुनिया की समस्याएं हैं, ग्लोबल साउथ की समस्याएं हैं, उनका कुछ हल संभव है। तो ये एक इस तरह की जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में मैं कहूँगा कि जो भारत की एक पहचान बनी है कि एक स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग कंट्री जो अपनी बात को कह रहा है। दूसरी चीज यह है कि जो चीजें यहाँ डिस्कस होंगी, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी और अमृतपाल ने भी बताया, ये सारी बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और यही सब मुद्दे जो हैं आगे चल करके G20 में, जिसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है, वहां पे डिसाइड होंगे, वहीं डिस्कशन होगा। लेकिन इस बीच में जो यहाँ पर आप देखेंगी कि यहाँ पे चूंकि
ये G7 के कंट्रीज मेन एक्टर्स हैं इसमें, वो ये डिसाइड करेंगे कि भाई रशिया के ऊपर और कितना ज्यादा सैंक्शंस बढ़ाई जाएं, जो भारत खुशी से नहीं मानेगा। और भारत ने कहा है क्लियरली कि इससे उल्टा असर हो रहा है, युद्ध को खत्म करना चाहिए किसी भी तरह से। चांसेस ये हैं कि ज़ेलेंस्की भी आ रहे हैं, सुना है वहां पर, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। तो भारत ने एक कहा है कि अगर ये दोनों देश मिलना चाहें तो भारत जो है उनके बीच में एक तरह की मित्रता या एक तरह का सीज फायर करवाने में, एक डायलॉग के लिए तैयारी कराने में भागीदारी ले सकता है। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में जब भारत कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है और दुनिया मानती है उसमें। ये आप डिफरेंस कह सकती हैं, क्योंकि व्हेन यू अराइव एट द ग्लोबल स्टेज तब आप इस तरह की बातें करते हैं कि आप एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो जाते हैं, पिवट हो जाते हैं ग्लोबल ऑर्डर जो इमर्ज होगा उसका। जी चलिए, डॉक्टर शीतल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शीतल, इस वक्त हम देखते हैं, क्योंकि एक जो बात की है आज रूस में सैंक्शंस को लेकर, तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ही ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, रूस पर सैंक्शंस हम और ज्यादा लगा रहे हैं, G7 के मंच पर ये निर्णय लिया गया है। लेकिन डॉक्टर शीतल, एक बहुपक्षीय मंच G7 के साथ G20 SCO को भी अगर हम देखें तो भारत इनमें शिरकत करता रहा है। इनसे इतर अगर हम बात करते हैं तो एक बहुध्रुवीय विश्व है इस वक्त। ऐसे में जापान की अध्यक्षता में भारत को एक जापानीज ऑफिशियल का ही बयान था जिसमें कहा था कि ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता हुआ है भारत इस वक्त इस मंच पर। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब ब्राजील को भी आमंत्रित किया गया है और कोमोरोस को भी आमंत्रित किया गया है जो कि अफ्रीकन यूनियन की चेयर है। तो इस तरीके के प्रयास क्या संकेत देते हैं कि क्या वाकई G7 अपनी आउटरीच बढ़ाना चाहता है? और एक आवाज तो ये भी उठ रही है कि ब्राजील भारत को भी इसका हिस्सा बनाया जाए, इस दिशा में सोच आगे बढ़ सकती है। ममता, वो दिन दूर नहीं कि भारत भी ऐसे किन्हीं मंचों का बहुत जल्दी सदस्य हो जाएगा। जिस प्रकार से भारत एक विकास की दर को प्राप्त कर रहा है। अब बात करें कि G7 की, तो कहीं ना कहीं जो G7 है वो वेस्टर्न, या आप समझ लीजिए पश्चिमी देशों का समूह है जो कि ग्लोबल नॉर्थ और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पश्चिम और उत्तर की दिशा के विकसित देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक भारत की बात रही, और जो आमंत्रित नेशन, इन्वाइटेड नेशंस है, उसमें ब्राजील भी है और इंडोनेशिया भी है और भारत भी है। तो ये तीनों देश कौन है जिन्होंने पिछले समय G20 की अध्यक्षता की है? भारत अभी कर रहा है और आगे ब्राजील करेगा। तो कहीं ना कहीं इन तीनों देशों का इस मंच पर होना एक ऐसा संकेत है कि विश्व ये चाह रहा है कि निरंतरता बनी रहे। उसके दो कारण हैं। G7 जो है वो बहुत ही केंद्रित है। केंद्रित किस तरफ है? जैसे 46% GDP ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन कंट्रीज का है, और जहां तक पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत कम, केवल 10% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। बट अगर इसमें भारत शामिल होता है, G20 के माध्यम से अगर आता है, और उसमें यूरोपियन यूनियन भी एक इकाई बनता है G20 में, जो काफी अन्य 19, 20, 25 देशों को साथ में लाता है। तो अगर भारत G20 में और G20 के माध्यम से इसमें इनवाइटेड है, तो भारत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। अब नेतृत्व किस तरीके से? अब आप देखिए, अगर भारत यहाँ ना हो या G7 अपने आप में डिस्कशन कर रहा है, तो उनका मेन मुद्दा पहले दिन का रशिया रहा है। रशिया कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर शीत युद्ध के समय से एक जो द्विपक्षीय विभाजन हुआ था, विश्व का दो गुट थे, रशिया और अमेरिका के जो दो गुट थे USSR के समय, तो उनमें कहीं ना कहीं एक खींचातानी थी, कोल्ड वॉर थी, अपने वर्चस्व को, अपनी हेजिमनी को ज्यादा बताने की एक कश्मकश लगी रही थी। उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बाद या USSR के विघटन के बाद जब हम देखते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आया है, वहां पे भारत की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि यहाँ सिर्फ सामरिक मिलिट्री माइट की बात नहीं होने वाली है, यहाँ उन मुद्दों की बात होने वाली है जो कि विश्व की बाकी 90% आवाम के लिए या जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फूड सिक्योरिटी हो गई, या पीस हो गई, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाइमेट, क्योंकि कुछ भी अगर होता है, जैसे क्लाइमेट, एनवायरमेंट, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, ये बहुत अहम मुद्दे हैं। अगर कुछ भी होता है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो विकासशील देशों की जनसंख्या पर पड़ेगा। तो यहाँ पे भारत सिर्फ सामरिक दृष्टि से या सिक्योरिटी की बात नहीं करने वाला है, यहाँ पे उन मुद्दों को बात करेगा, उन मुद्दों को चर्चा के पटल पर रखेगा जो एक्चुअल मुद्दे हैं और जो जनता से, जिसको जनता जिसके कारण प्रभावित होती है। इसमें 3 S अगर हम उनको कहें तो पहला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किन का? क्राइसिस का।
दूसरा है आपका सिक्योरिटी का, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी का। अब सिक्योरिटी एक मुद्दा है, 1/3 मुद्दों में से हम मान सकते हैं, और दूसरा जो है वो सॉल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी है। अब सिक्योरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे रशिया के बारे में बात हुई कि आप उस पर सैंक्शंस और बढ़ाइए, यूक्रेन युद्ध के इतने लंबे खिंच जाने की संभावना नहीं थी जी। या तो ये समझा जा रहा था कि पूरा का पूरा पश्चिमी देश जो है इसमें शामिल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसका अंजाम निकल आएगा, या यूक्रेन जो है बहुत जल्दी परास्त कर दिया जाएगा। बट जिस तरीके का समीकरण भूमंडल पर आया है, इसने एक चीज तो ममता बहुत अच्छे से दिखा दी कि आप मिलिट्री अलायंसेस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने आप ही, जैसे आप देखिए यूक्रेन पिछले 1.25 साल से अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो आप ये समझिए कि इसकी लिमिटेशन है। बट हमारे मुद्दे ये नहीं है कि सिक्योरिटी क्या है, हाँ वो अहम मुद्दा है क्योंकि हम उस पर चर्चा करें। जो अन्य देशों का, खासतौर पे विकासशील देशों के लिए जो मुद्दे हैं, जो उनके विकास और उनकी बेहतरी के लिए जरूरी है, वो भी हमारे एजेंडा में प्राथमिकता रखते हैं। यहाँ पे वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का, माफी चाहते लेकिन वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में इस बात को सामने रखा है कि G7 के सहयोगी देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने यह निर्णय लिया है कि वो रूस पर प्रतिबंध बढ़ाएगा। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत महत्वपूर्ण खबरों के साथ हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह? तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की, हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। इट्स फाइनली हियर। वेरी गुड सर। ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद अब वो खबर जिसका सरोकार हम आप सबसे है, और वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया है जो 2000 रुपए के नोट को लेकर है। क्या है ये फैसला, विस्तार से आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में भी जिनके बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे होंगे। और वो ये कि भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को 2000 के नोट जारी ना करने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि 2000 रुपए के जो नोट हैं वो वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन इन 2000 रुपयों को धीरे धीरे वापस लिया जाएगा। तो जो 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं, अब आपको करना क्या है, आपको बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदलवाना है। और यह सुविधा 30 सितंबर 2023 तक बैंक आपको देंगे। यानी आपके पास जो 2000 रुपए के बैंक है, या तो आप उन्हें बैंक में जमा करा दें या उनके बदले में दूसरे नोट ले लें एक बार में। लेकिन आप 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदलवा सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण और एक बड़ा फैसला है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं।
तो 2000 रुपए का नोट जो फिलहाल वैध मुद्रा बना रहेगा, लेकिन आपके पास अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो उन्हें ढूंढ के निकाल लीजिए। सारे 2000 रुपए के नोट आपको बैंक में जाकर या तो जमा करवा देने हैं या फिर उन्हें बदलवाना है। लेकिन ध्यान रहे कि 23 सितंबर से आप नोट बदलवा सकते हैं और उसके बाद 23 मई से आप नोट बदलवा सकते हैं और 23 मई के बाद 30 सितंबर तक की समय सीमा है जब तक आप अपने नोट को बदलवा सकते हैं या उन्हें जमा करवा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आरबीआई की ओर से आई है और आरबीआई मतलब 2000 रुपए का नोट, आरबीआई ने कहा है कि ये 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस हो जाएगा। आपके सामने इन तथ्यों को एक बार दोबारा रखना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये खबर आपके हमारे सबके लिए। बहुत से लोगों के पास सवाल होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे हम कि अब रिजर्व बैंक ने क्या सवाल और क्या जवाब, आरबीआई ने क्या कहा है, ये आपके सामने रखना चाहेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे, वो वैध मुद्रा बने रहेंगे। दूसरा सवाल, अगर आपके पास नोट हैं तो आपको करना क्या है? आपको ये नोट बैंक में जाकर जमा करने हैं या फिर आप बैंक से ये नोट बदलवा सकते हैं, यानी 2000 के नोट की जगह आप 500 या अन्य करेंसी ले सकते हैं। नोट बदलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? आपको बैंक में जाकर इन नोटों को आप बदलवा सकते हैं जैसा हमने आपको बताया, लेकिन कब तक बदल सकते हैं आप ये नोट? ये महत्वपूर्ण बात है कि 23 मई से आरबीआई का कहना है कि 23 मई से आप ये नोट बदलवाने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। 30 सितंबर तक की समय सीमा है आपके पास, तो 23 मई से 30 सितंबर के बीच का वक्त है जब आपको ये नोट आरबीआई अपने बैंक में जाकर बदलवाने हैं। अब कितने नोट बदल सकते हैं आप एक बार में 20,000 रुपए तक के नोट बदल सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जिन लोगों का खाता नहीं है, वैसे तो ज्यादातर लोगों का खाता है, लेकिन जिनका खाता नहीं है वो क्या करें? तो आपको बता दें कि बिना खाते वाले भी बैंक में जा सकते हैं और अपने नोट बदलवा सकते हैं। बाजार में इसका क्या असर होगा? तो बाजार पर जो असर है कि बाजार में फिलहाल 23 सितंबर तक लेन देन में ये रहेगा। तो बाजार में फिलहाल लेन देन इस नोट के साथ चलता रहेगा, लेकिन 30 सितंबर समय सीमा है। अब ये फैसला किया क्यों गया? दरअसल क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है और 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का, सर्कुलेशन से बाहर करने की बात की गई है। अभी बाजार में कितने नोट हैं सर्कुलेशन में? तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2018 को 37.3% नोट सर्कुलेशन में थे, यानी लगभग 6,73,000 करोड़, और मार्च 2023 में 10.8% यानी लगभग 3,62,000 करोड़ ये सर्कुलेशन में थे। ये महत्वपूर्ण खबर जो आपके सामने हमने रखी कि आरबीआई जो है वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकाल रहा है, चलन से बाहर कर रहा है। ऐसे में अगर आपके पास कोई 2000 के नोट हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आप 23 मई से 30 सितंबर के बीच इन नोटों को या तो बदलवा ले बैंक में जाकर, या फिर बैंक में अपने खाते में आप इन्हें जमा भी कर सकते हैं। खाता हो या ना हो, बैंक आपके ये नोट जरूर बदलेगा। और अब रुख कर लेते हैं अर्थ जगत की खबरों का। अप्रैल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़कर $2.11 बिलियन हो गया है। ये इजाफा $1.08 बिलियन के मोबाइल फोन निर्यात से हुआ है। यह साल दर साल 80% से अधिक की वृद्धि है। इस वृद्धि में अमेरिकी मोबाइल कंपनी एप्पल का $750 मिलियन का प्रतिभाग है, जबकि कोरियाई दिग्गज सैमसंग ने $240 मिलियन का निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 30 वस्तुओं में से शीर्ष 11 में इलेक्ट्रॉनिक्स ने दूसरी सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। उद्योग संघ इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उछाल का मुख्य कारण केंद्र सरकार की स्मार्टफोन उत्पादन से जुड़ी PLI योजना रही है। एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर यूट्यूब को टक्कर देने के लिए कमर कस रहा है। एलन मस्क ने एक और बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद ब्लूटूथ सब्सक्राइबर 2 घंटे की 8 GB तक की वीडियो ट्विटर पर अपलोड कर सकेंगे। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में कई नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि ब्लूटूथ वेरीफाइड सदस्य अब 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर सकते हैं।
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 298 अंकों की बढ़त के साथ 61,729 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 73 अंकों की बढ़त के साथ 18,203 के स्तर पर बंद हुआ। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर। अगर कोई भारतीय विदेश यात्रा पर है तो वहां पर अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो आरबीआई के फेमा नियमों के तहत 7 लाख रुपए तक के भुगतान पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं होगा। हालांकि ये शर्त मेडिकल या शिक्षा पर किए गए खर्च पर लागू नहीं है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बजट 2023 में नए नियम के मुताबिक विदेश यात्रा पर किए गए खर्च पर 5% की बजाय 20% के टीसीएस का काटना जरूरी कर दिया गया था। तो इसको लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड में 7 लाख रुपए तक के खर्च पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं होगा। यहां वक्त एक और ब्रेक का। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या में। प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उसको एनालिसिस करके दे फर्दर pass on the information to field functionaries to remain in alert and take mitigative preventive actions. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है? विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी। और ब्रेक के बाद अदालत से जुड़े कुछ अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए परिसर में पाए गए शिवलिंग के कार्बन डेटिंग समेत साइंटिफिक सर्वे को टाल दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बात से सहमति जताई। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ विचार विमर्श कर शिवलिंग की आयु तय करने के लिए वैकल्पिक तरीके पर विचार करेगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी थी। तब तक कार्बन डेटिंग पर रोक जारी रहेगी। विषय की गंभीरता को समझा और देखा कि हाँ मामला बहुत संगीन है और इसका परीक्षण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यह था, 3 जजेस की पीठ में गया था कि इस मामले का संपूर्ण परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण के लिए उन्होंने जुलाई लगाई है। सारे पार्टी नोटिस जारी किया है, हमने जवाब मांगा है और जुलाई में सुनवाई होगी। तब तक प्रोसीडिंग डेफर्ड रहेगी, यानी रुकी रहेगी। अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अभी की स्टेज पर सेबी की सफाई और उपलब्ध डेटा के आधार पर कमेटी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंच पाना संभव नहीं होगा कि मौजूदा नियामक तंत्र की विफलता रही है। विशेषज्ञ समिति का काम ये जांचना नहीं है कि शेयर के दाम बढ़ना उचित था या नहीं। कमेटी का काम ये पता लगाना है कि क्या कोई नियामक विफलता थी
ये स्पष्ट है कि सेबी सक्रिय रूप से बाजार में परिवर्तन और शेयर के मूल्य में बदलाव पर नजर रखे हुए था। कमेटी का मानना है कि ऐसी सभी जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इस वक्त एम्पिरिकल डेटा के साथ सेबी की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया समिति के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोप में नियामक विफल रही है। Net conclusion of the report is completely in favor of the Adani Group. The report has found that there is no stock price manipulation by the Adani Group. It has also found that there is no violation of related party transactions. It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. और सबसे अहम बात जो कमेटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे अभियान कमल मित्र एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा देश भर में 1 लाख से ज्यादा कमल मित्र जोड़ेगा। अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि आज के समय में काफी सुविधा हो गई है, जिसका पहले के समय में सोचना एक कल्पना थी। मुझे कुछ दिनों पहले वानती जी ने बताया था कि इस तरीके से हम कमल मित्र की कल्पना को लेकर के आगे बढ़े हैं और इसमें हम प्रत्येक लोकसभा में 200 कमल मित्र बने और कमल मित्र आगे चल कर के सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से कोशिश करते हुए लगभग 1 लाख कमल मित्र बनाने की हमने योजना बनाई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में 3.55 अरब डॉलर उछलकर 599.52 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 7.1 अरब डॉलर उछलकर 595.97 अरब डॉलर हो गया था। और बात कान फिल्म महोत्सव की। कान फिल्म महोत्सव में इस बार भारतीय फिल्मों और कलाकारों की धमक खूब देखने को मिल रही है। इंडिया पेवेलियन में आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शी शाइन सिनेमा में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर हुए सत्र की अध्यक्षता की और भारतीय सिनेमा में महिलाओं के रोल को रेखांकित किया। इस बार 4 भारतीय फिल्में यहां प्रदर्शित की जा रही हैं, जिनमें से एक ईशा नाव है, जिसे आज प्रदर्शित किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल का चौथा दिन आज भारत के लिए खास रहा। आज मणिपुरी फिल्म ईशानाओ कांस क्लासिक सेक्शन में दिखाई गई। भारतीय लेखक अरिबम श्याम शर्मा की ईशानाओ, जिसे सन 1991 में कान में अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था, 32 साल बाद एक पुनर्स्थापित संस्करण में कान फेस्टिवल में लौटी है। ईशानाओ इन 4 भारतीय फिल्मों में से है जिन्हें इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जाने के लिए चुना गया। डीडी न्यूज ने ईशानाओ की टीम से खास बातचीत की तो उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। Regional language film is super film. Films are the same thing. It does not depend on the language, but each work and each making of the style and its theme and its portrait is the most important thing. That is why regional language also be able to be in Cannes. वहीं इंडिया पवेलियन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शी शाइन सिनेमा में महिलाओं की भूमिका विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं देश को और सिनेमा को लीड कर रही हैं। उन्होंने तमिल सिनेमा का उदाहरण देते हुए बताया कि तमिल सिनेमा कंटेंट आधारित होता है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। The women are signed
signing, they will sign. The women content is there, the success story will be there. Definitely the movie will be hit. That is our Indians' mind. That is there. इस सत्र में अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता डाफने शमोन, भारतीय कलाकार ईशा गुप्ता, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और सुधीर मिश्रा ने अपनी बात रखी। इस सत्र का संचालन भारतीय फिल्म अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने किया। और अब अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ। तेज रफ्तार खबरें आपके सामने आ रही हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को 2 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील के.वी. विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दोनों जजों को शपथ दिलाई। जस्टिस प्रशांत कुमार इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने प्रशांत कुमार मिश्रा और के.वी. विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उमर ने अपने खिलाफ लखनऊ की जियामाऊ स्थित जमीन को अवैध तरीके से हथियाने के आरोप में दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। इस केस में मुख्तार अंसारी, उनके दोनों बेटे उमर और अब्बास अंसारी भी आरोपी हैं। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बिहार सरकार रिहाई से जुड़े मूल दस्तावेज जमा कराए। आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में उनकी पत्नी उमा देवी ने बिहार सरकार द्वारा आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल हुई है। शुक्रवार को स्वदेशी उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल कर देश में पहली बार पुणे से दिल्ली के लिए यात्री विमान ने उड़ान भरी। एयर एशिया फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद मौजूद रहे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में